हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे BBMKU यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 4 का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो भरने का डेट आ चुका है और आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है। तो आज से हम लोग तैयारी शुरू करेंगे और आज हम लोग सेमेस्टर 4 में जिसका सेशन 2024 से 2028 है उसमें से हम लोग आज पहला पेपर करेंगे हिस्ट्री का मेजर पेपर 6 को आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोगों को टोटल यूनिट 1, 2, 3 और यूनिट 4 4 यूनिट पढ़ना है और चारों यूनिट से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिखा गया है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 के का जो कारण है और राष्ट्रीय सभा के कार्यों का विस्तार से वर्णन करना है। तो अगर प्रस्तावना का बात करेंगे इसमें तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति का जो आधुनिक यूरोप के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटना में से एक माना जाता है फ्रांसीसी क्रांति। इस क्रांति ने फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का क्या कर दिया था, अंत कर दिया था, उसको ख़त्म कर दिया था और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों का क्या किया था, इन्होंने स्थापना किया था। इसके अलावा जो आधुनिक लोकतंत्र युग की शुरुआत की और इस क्रांति के का जो तत्कालीन कारण और परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय सभा का गठन हुआ, जिसने फ्रांस के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में क्या किया, क्रांतिकारी परिवर्तन किया। तो अगर फ्रांसीसी क्रांति का कारण देखेंगे तो कारण क्या है आपका, एक कारण आपका है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या था इसका, तो फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र चल रहा था। राजा जो था वहाँ पर लुई 16वां के पास असीमित शक्ति थी और जनता को शासन में कोई भाग नहीं दिया जाता था। प्रशासन में भ्रष्टाचार और अयोग्यता बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। तो ये था राजनीतिक कारण। सामाजिक कारण का बात करेंगे तो फ्रांस में समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और तृतीय वर्ग। और पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को विशेष अधिकार था, जबकि जो तीसरे वर्ग के साधारण लोग थे उन पर भारी कर लगा दिया जाता था, टैक्स लगा दिया जाता था। तो ये एक सामाजिक कारण भी है। आर्थिक कारण में भी उसको गिन सकते हैं। आर्थिक कारण क्या है, तो लगातार युद्ध और जो शाही खर्चों के कारण राज्य पर भारी ऋण बढ़ गया था, कर्ज बढ़ गया था और करों का बोझ केवल तृतीय वर्गों पर डाल दिया जाता था। सिर्फ और सिर्फ वसूला किससे जाता था, तो तृतीय वर्ग के लोगों से वसूला जाता था, जिससे वहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी और कृषि संकट क्या हुई, उत्पन्न हो गई। वो अधिक कारण भी था, देख लीजिएगा। अब अगर राष्ट्रीय सभा का बात करेंगे तो राष्ट्रीय सभा में क्या क्या था, तो सामंती विशेष अधिकारों का अंत किया गया, ठीक है। जो विशेष अधिकार लोगों को प्राप्त था किसी वर्ग को, उसको समाप्त किया गया। मानव और नागरिकों की अधिकारों का घोषणा किया गया कि स्वतंत्रता, समानता और नागरिक अधिकारों की पुष्टि की गई। इसके अलावा संविधान निर्माण की दिशा में कदम उठाए गए। 1791 में फ्रांस का पहला लिखित संविधान तैयार किया गया, जिसमें संवैधानिक राजतंत्र की क्या किया गया, स्थापना किया गया। प्रशासनिक सुधार भी किया गया, वहाँ पर कर व्यवस्था में सुधार किया गया। तो ये सारा सुधार किया गया। चर्च में सुधार किया गया। राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, ठीक। उपसंहार या जो निष्कर्ष है उसको भी यहाँ पर लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट, इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका कि आतंक का शासन क्या था, इसके कारण, प्रमुख घटनाएं तथा प्रभाव जो है उसको लिखने के लिए बोला गया है। तो प्रस्तावना का बात करेंगे कि आतंक का शासन क्या था वहाँ पर, तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 1793 से 1794 ईस्वी तक फ्रांस में जो शासन व्यवस्था चल रहा था उसी को आतंक का शासन कहा जाता है। 1793 से 1794 में जो फ्रांस में शासन चल रहा था उसी को क्या कहा गया, आतंक का शासन। यह शासन जैकोबिन दल के नेता, ठीक है, जिसका नाम था मैक्समिलियन रोबेस्पियर के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। इस शासन का उद्देश्य एक ही था, क्रांति के विरोधियों का दमन करना और गणराज्य का क्या करना है, रक्षा करना है। किंतु यह काल अत्यधिक कठोरता, दमन और हिंसा के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। अब आतंक का शासन क्या था, इस शासन को हम लोग समझेंगे। इसमें क्या शासन व्यवस्था चल रहा था, तो आतंक का शासन वह काल था जब फ्रांस में क्रांतिकारी सरकार ने
अपने विरोधियों को देशद्रोही घोषित करके कठोर दंड देना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। जो भी आंदोलन करता था उस आंदोलन करने वालों को क्या कर दिया जाता था, देशद्रोही घोषित करके उसको कठोर दंड दिया जाता था। इस काल में हजारों लोगों को बिना मुकदमे का क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, और एक नाम था गिलोटिन नामक एक मशीन था, ठीक है, जिसमें सर को अलग कर दिया जाता था और उसी में उन लोगों को क्या किया जाता था, फांसी दे दिया जाता था। दूसरा, अगर कारण का बात करेंगे, कारण क्या था यहाँ पर, तो कारण क्या था, बाहरी युद्ध। ठीक है, फ्रांस में ऑस्ट्रिया, प्रसा, इंग्लैंड, ठीक है, इत्यादि देशों से युद्ध चल रहा था, जिससे देश में असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। इसके अलावा आंतरिक विरोध भी था, राजतंत्र का समर्थन हो रहा था, धनी वर्ग क्रांति का इसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, आर्थिक संकट भी था, क्रांति का रक्षा भी था, ये सब कुछ कारण भी था वहाँ पर आतंकी शासन का। इसका प्रमुख घटना जो देखने को मिलता है, प्रमुख घटना क्या देखने को मिलता है, तो जन सुरक्षा समिति का गठन किया गया था। ठीक है, संदिग्ध का कानून बनाया गया था जिसके तहत किसी को भी देशद्रोही घोषित किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्रांतिकारी न्यायाधिकरण भी बनाया गया था, की स्थापना हुआ था। गिलोटिन द्वारा हजारों को फांसी दी गई थी और प्रमुख व्यक्तियों में राजा लुई 16वां की हत्या तथा कई जो गिरादीन नेताओं का भी वध उसमें शामिल था, मार दिया गया था। रॉबेस्पियर ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आतंक आवश्यक है, ये बात को उन्होंने कहा था। प्रभाव भी देखने को मिला और प्रभाव जो है वो दो तरह का देखने को मिला, एक सकारात्मक प्रभाव और एक नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ, क्रांति के जो शत्रुओं का दमन हुआ, गणराज्य का रक्षा हुआ, देश में अनुशासन की स्थापना क्या हुई, बनी रही, जनता में राष्ट्रभक्ति की भावना बढ़ने लगी। और नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ, हजारों निर्दोष लोगों का जान चला गया, भय और अविश्वास का वातावरण बना, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का क्या हुआ, हनन हुआ। अंततः लास्ट में जनता इन आतंक से उब गया और रॉबेस्पियर का क्या कर दिया, पतन कर दिया। कुछ निष्कर्ष है, निष्कर्ष यहाँ पर लिखा गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय कब हुआ, उसका उपलब्धि क्या क्या था, योगदान क्या क्या था और इसका पतन कैसे हुआ और लोग इसका आलोचना, बुराई किस प्रकार करते थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना को देखेंगे। प्रस्तावना क्या है, तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था 1769 में इसका जन्म हुआ और 1821 में क्या हुआ, ये मर गया, मृत्यु हुआ इसका। फ्रांस के महान सेनापति का तथा ये शासक था वहाँ का, उसने फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न जो अराजकता है उसको समाप्त करने का व्यवस्था स्थापित किया और फ्रांस को यूरोप की सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया इन्होंने। ठीक है, उसके शासनकाल में अनेक महत्वपूर्ण सुधार भी किया गया। जब तक ये शासन में रहा बहुत ज़्यादा सुधार भी किया गया। उसने आधुनिक यूरोप का निर्माण किया, महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई, परंतु अत्यधिक महत्वाकांक्षा और गलत नीतियों के कारण इसका भी क्या हो गया, पतन हो गया। बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन करने लगा, ठीक है, गलत नीति लाने लगा, इसीलिए इसका भी पतन हो गया, ये भी समाप्त हो गया। तो सबसे पहले उदय का बात करेंगे, इसका उदय कैसे हुआ था। तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को फ्रांसिका द्वीप में हुआ था। उसने फ्रांसीसी सेना में प्रवेश किया, पहले अपनी प्रतिभा दिखाई, वीरता के बल पर जल्द ही क्या हो गया, फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। 1793 में क्या किया उसने, टूलोन पर विजय प्राप्त किया और अपना सैनिक योग्यता का परिचय दे दिया। 1799 में उसने 18 ब्रूमेयर की क्रांति द्वारा सत्ता पर अधिकार कर लिया और प्रथम कौशल बन गया वहाँ का। और 1804 में उन्होंने स्वयं को फ्रांस का क्या बना लिया, सम्राट बना लिया। इसके अलावा कुछ उपलब्धि भी था उसका। उपलब्धि क्या क्या हासिल किया, तो उसने फ्रांस को राजनीतिक स्थिरता प्रदान कर दिया तथा प्रशासन को मजबूत बनाया, अनेक युद्धों में विजय प्राप्त किया और फ्रांस साम्राज्य यूरोप में बड़े भाग में फैला दिया। 1804 में क्या किया इन्होंने, नेपोलियन सिविल कोड ठीक बनाया, जिससे कानून के समक्ष समानता, व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी को दिया गया। शिक्षा का विकास किया, ठीक है। इसके अलावा प्रतिभा के आधार पर पद देने का भी व्यवस्था इन्होंने लागू कर दिया। अब इसके बाद इतना कुछ के बाद इसका कुछ योगदान भी रहा। क्या योगदान रहा, तो नेपोलियन ने फ्रांसीसी क्रांति के आदेशों, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को यूरोप में कई भागों में क्या कर दिया, फैला दिया। उसे सामंती व्यवस्था को समाप्त किया और पूंजीवाद के विकास का क्या किया, मार्ग को आगे बढ़ाया।
इसके अलावा अगर इसका पतन का बात करेंगे तो पतन कैसे हुआ इसका, देखते हैं पतन कैसे हुआ। तो नेपोलियन अत्यधिक महत्वाकांक्षा रखने लगा जिससे उसका पतन हो गया। इसका मुख्य कारण सबसे बड़ा यही था। उसने ब्रिटेन के साथ महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की जिससे यूरोप के देशों में असंतोष फैलने लगा। 1812 के रूप पर आक्रमण की उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ, जहां उसकी सेना को भारी पराजय झेलना पड़ा। लगातार युद्धों का कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। 1814 के मित्र राष्ट्रों ने पेरिस पर कब्जा कर लिया और नेपोलियन को क्या करना पड़ा, अपना सिंहासन त्यागना पड़ा। इसके अलावा आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या था इसका, तो नेपोलियन एक महान सेनापति था, कुशल प्रशासक और सुधारक था। उसने फ्रांस को गौरव और शक्ति प्रदान की तथा आधुनिक यूरोप के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन उसकी नीतियां आक्रामक और निरंकुश थी जिससे यूरोप में युद्ध और विनाश हुआ। उसकी महत्वाकांक्षा और गलत नीतियों के कारण साम्राज्य क्या हो गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया। वही चीज़ इसमें भी लिखा गया है, उपसंहार में देखिए वही लिखा है निष्कर्ष में। अब बात करते हैं 1815 में जो वियना कांग्रेस था, उसका कारण क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, सिद्धांत क्या था तथा उपलब्धियों की विस्तार से व्याख्या आपको करना है। तो वियना कांग्रेस को पढ़ने से पहले फिर से थोड़ा नेपोलियन के बाद हम लोग जानेंगे। नेपोलियन के पराजय के बाद यूरोप की राजनीति स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। यूरोप के शासक में शांति, स्थिरता और व्यवस्था की पुनः स्थापना लोग चाहते थे। ठीक है, इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 1 नवंबर 1814 से 9 जून 1815 तक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोप के प्रमुख देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया और उसी को नाम दिया गया क्या, वियना कांग्रेस। तो वियना कांग्रेस क्या है, वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है और वहाँ पर कुछ देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया और उसी सम्मेलन को क्या नाम दे दिया गया, वियना कांग्रेस नाम दे दिया गया। इसका कारण क्या था, कारण यही था कि नेपोलियन ने जो युद्धों से यूरोप का राजनीतिक नक्शा पूरी तरह से क्या कर दिया था, बदल दिया था। फ्रांस का विस्तारवादी प्रयासों से अनेक देशों की स्वतंत्रता और राज्य व्यवस्था को क्या हो रहा था, खतरा हो रहा था। यूरोप में क्रांति की विचारधारा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रसार से शासक वर्ग क्या था, बहुत ज़्यादा भयभीत था, डरा हुआ था। स्थायी शांति और स्थिरता की स्थापना की आवश्यकता थी। संतुलन की नीतियाँ और भविष्य में किसी एक के प्रभुत्व को क्या करना था, वहाँ पर रोकना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या था इस वियना कांग्रेस का, तो यूरोप में शांति और स्थिरता की स्थापना करना चाहते थे ये लोग। नेपोलियन से पहले की राजशाही व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहता था ये लोग। ठीक है, क्रांतिकारी विचारों का प्रसार को रोकना और पुराने शासन को मजबूत करने का काम ये लोग कर रहे थे। शक्तिशाली देशों के बीच संतुलन को स्थापित करना चाहता था ताकि भविष्य में कोई युद्ध नहीं हो सके। फ्रांस को इस प्रकार कमजोर करना ताकि वह दोबारा यूरोप के लिए खतरा ना बन सके, ये सब उद्देश्य था उसका। और सिद्धांत भी कुछ था इसका। सिद्धांत क्या था, तो ये वैधता का सिद्धांत था वहाँ पर। ठीक, वैधता का सिद्धांत था। संतुलन का सिद्धांत बनाया, राष्ट्रीयता की उपेक्षा की और हस्तक्षेप का सिद्धांत को अपनाया। उपलब्धि का बात करेंगे तो उपलब्धि भी क्या क्या था, उपलब्धि बहुत सारा हासिल किया। यूरोप में दीर्घकाल शांति और स्थिरता स्थापित हुई जो लगभग 40 वर्षों तक बनी रही। शक्तिशाली देशों के बीच संतुलन स्थापित हुआ जिससे बड़े बड़े युद्ध क्या हो गए, टल गए, खतरा टल गया। राजशाही व्यवस्था पुनः स्थापित हुआ और क्रांति की लहर को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। ठीक, इसके अलावा कुछ आलोचनात्मक मूल्यांकन भी था। इस कांग्रेस ने जनता की इच्छाओं की उपेक्षा की और राजाओं के हितों को क्या किया गया, प्राथमिकता दिया गया। ये लोग जनता का नहीं सुनने लगा, ये लोग क्या करने लगा, राजा की ही बात का सुनने लगा। राष्ट्रीयता और लोकतंत्र की भावना को दबाया गया वहाँ पर। हस्तक्षेप की नीति ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अविश्वास और दमन की भावना को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया। यह व्यवस्था अस्थायी थी क्योंकि यह न्याय और स्वतंत्रता पर नहीं बल्कि दमन और संतुलन पर क्या था, आधारित था। फिर भी वह अपने समय की आवश्यकता थी और उसने यूरोप की तत्कालिक अराजकता से क्या किया, उसको बचाया। देखिए बहुत सारे ऐसे कंटेंट भी हम यूट्यूब पर देखे हैं जिसको आदमी बहुत ज़्यादा फॉलो कर लेता है। ठीक है, और उतना कोई खास कंटेंट है नहीं उन लोगों के पास, फिर भी फॉलो करके रखा है, सब्सक्राइबर करके रखा है उन लोगों को। और हम इतना अच्छा कंटेंट लेकर के आए हैं फिर भी आप लोग शेयर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाते हैं मेरा। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मेरा। ठीक है,
और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जिसको भी ये नोट्स चाहिए मैसेज कीजिएगा, एकदम बिल्कुल फ्री में नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और सारा सब्जेक्ट का पेपर करवाएंगे, सारा पेपर का वीडियो देंगे, नोट्स देंगे, ठीक है। अगला देखिए 5वां नंबर प्रश्न, जर्मनी में एकीकरण। जर्मनी में एकीकरण की पृष्ठभूमि, चरण तथा बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करना है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग 19वीं शताब्दी के मध्य तक जर्मनी अनेक छोटे छोटे राज्यों में क्या हुआ था, बटा हुआ था। इन राज्यों को मिलाकर जर्मन संघ बनाया गया, जिसकी स्थापना 1815 में वियना कांग्रेस के बाद हुआ था। यह संघ ढीला ढाला था और इसका नेतृत्व ऑस्ट्रिया के पास था। इसकी राष्ट्रीयता, एकता भावना, एकीकरण, ठीक है। इसके अलावा प्रूसिया का उदय हुआ। बिस्मार्क की कुशल नीति के कारण जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। और इसमें क्या क्या, जर्मनी के एकीकरण में पृष्ठभूमि क्या क्या था, तो राजनीति इसका कारण भी था, कुछ आर्थिक कारण भी था, कुछ सामाजिक कारण भी था, और प्रूसिया का भी उदय था, और बिस्मार्क का क्या था, इसमें नेतृत्व था, जिसके कारण जर्मनी का एकीकरण हो पाया। इसके अलावा एकीकरण का बहुत सारा चरण भी था। चरण क्या था, पहला तो डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध चलाया गया, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध चलाया गया, और फ्रांस के विरुद्ध भी क्या चलाया गया, युद्ध चलाया गया। तो ये कुछ चरण थे। इन चरणों के बाद क्या किया गया, जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग बिस्मार्क का भूमिका क्या रहा इसमें। तो बिस्मार्क का जो भूमिका रहा इसमें बहुत ज़्यादा बिस्मार्क का भूमिका देखने को मिला। बिस्मार्क प्रूसिया के प्रधानमंत्री 1862 में थे। उन्होंने रियल पॉलिटिक की नीति अपनाई। उसका प्रसिद्ध कथन था, महान प्रशासन प्रश्न भाषणों और बहुमतों के निर्णय से नहीं बल्कि लौह और रक्त से तय होता है। ये इसका प्रसिद्ध कथन था। उन्होंने कूटनीति, युद्ध और चालाकी से जर्मनी का क्या कर दिया, एकीकरण कर दिया। और जो जर्मन संघ की स्थापना और बाद में पूरे जर्मन को एक साम्राज्य में कर दिया था, इन्होंने बिस्मार्क ने बदल दिया था। जर्मन के साम्राज्य की स्थापना के बाद बिस्मार्क ने एक आंतरिक एकता और विदेश नीति के माध्यम से जर्मनी को यूरोप की शक्ति क्या कर दिया, बना दिया। इसके अलावा इटली के एकीकरण में मेजनी, कैबूर और गैरीबाल्डी के योगदान का विस्तृत चर्चा करना है, वर्णन करना है। तो इटली 18वीं शताब्दी के अंत में 19वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक राज्यों में विभाजित था। विदेशी शक्तियां ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्पेन इत्यादि का प्रभाव और देश के भीतर एकता का अभाव इसके एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा बन गई थी इटली में। लेकिन जो मेजनी थी, कैबूर और गैरीबाल्डी जैसे महान नेताओं के प्रयास से इटली एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत हुआ। इस 3 नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करके इटली के एकीकरण को क्या कर दिया, सफल बना दिया, उसको सफल बनाया। इसके बाद बात करेंगे हम लोग इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान रहा। मेजनी का योगदान जो रहा है, तो इन्होंने क्या किया, एक महान क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी विचारक थे ये। उन्होंने 1831 में यंग इटली नामक संगठन का स्थापना किया। इसका उद्देश्य था एक स्वतंत्र और गणतांत्रिकी इटली। इन्होंने इटली के युवाओं में राष्ट्रीय भावना और देशभक्ति की भावना क्या कर दी, पैदा कर दिया। उन्होंने गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से इटली के विभिन्न भागों में विद्रोहों का आह्वान किया और विद्रोह प्रारंभ में सफल नहीं हो पाए। इसके अलावा अगर कैबूर का बात करेंगे, ठीक है, तो कैबूर जो थे ये सार्डिनिया, पेडमोनट राज्य के प्रधानमंत्री थे और व्यवहारिक राजनीति में विश्वास रखते थे। इन्होंने इटली के एकीकरण के लिए कूटनीति और राजनीतिक चालों का क्या किया, सहारा लिया। ऑस्ट्रिया को कमज़ोर करने के लिए फ्रांस से मित्रता कर लिया इन्होंने। दूसरे ऑस्ट्रो इटालियन युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजय मिली और उत्तरी इटली का कई भाग जो है इटली में क्या हो गया, शामिल हो गया। उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त किया और इटली को यूरोप की महान शक्तियों के सामने एक वैध राष्ट्र के रूप में क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। तो ये था कैबूर का योगदान। गैरीबाल्डी का क्या योगदान था, तो एक महान क्रांतिकारी सेनानायक और लाल कमीजों के नेता थे। उन्होंने जन सामान्य विशेषकर किसानों और मजदूरों में अपार लोकप्रियता प्राप्त की। 1860 में इन्होंने 1000 लोगों का अभियान शुरू किया। इस अभियान से उन्होंने नेपल्स और सिसिली पर विजय प्राप्त किया और दक्षिणी इटली को इटली में क्या कर दिया, मिला दिया। इसके अलावा अगला प्रश्न देखेंगे 7वां नंबर, बर्लिन कांग्रेस के कारण
उद्देश्य तथा यूरोप के शक्ति संतुलन पर इसके प्रभावों का व्याख्या करना है। तो देखिए यहाँ पर 1877 में से 1878 के बीच रूस तुर्क युद्ध के बाद यूरोप में अस्थिरता और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। रूस की बढ़ती शक्ति से अन्य यूरोपीय शक्तियां चिंतित थी। इन परिस्थितियों में यूरोप की प्रमुख शक्तियां ने मिलकर 13 जून 1878 से 13 जुलाई 1878 तक जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसे बर्लिन कांग्रेस कहा गया। इस कांग्रेस में यूरोप की 7 प्रमुख शक्तियां थी: जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और ऑटोमन साम्राज्य के प्रतिनिधित्व भागीदारी देखने को मिला। इसका कारण क्या था? कारण था 1877 से 1878 में रूस तुर्क युद्ध में तुर्की का पराजय। इसके अलावा रूस ने सैन स्टीफेनो की संधि कराया के द्वारा बाल्कन पर अपना प्रभाव बढ़ा लिया। ब्रिटेन का भय था कि रूस भूमध्य सागर तक पहुंच जाएगा और भारत के मार्ग के लिए खतरा बन जाएगा। ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी नहीं चाहता था कि सर्बिया या अन्य स्लाव राज्य अधिक शक्तिशाली बने। जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने यूरोप को अपनी कूटनीति और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कहा गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था राज्य की अत्यधिक बढ़ी हुई शक्ति को सीमित करने का, यूरोप में शांति और स्थिरता को बनाए रखने का। ठीक है। बाल्कन क्षेत्रों में नए सीमाओं का निर्धारण करने का, ऑटोमन साम्राज्य को पूर्णतः नष्ट होने से बचाना ताकि यूरोप में शक्ति संतुलन बना रहे। जर्मनी की कूटनीति स्थिति और नेतृत्व को क्या किया? मजबूत करना था इसका काम। इसका निर्णय क्या था? इसका शक्ति संतुलन क्या था? ये सब भी इसमें लिखा गया है। ठीक है। देखिए, ऑटोमन साम्राज्य के विघटन का कारण तथा उसके प्रभावों का विस्तार से क्या करना है? वर्णन करना है। ये लिखा गया है इसमें। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग पूंजीवादी का अर्थ विकास। ब्रिटेन तथा फ्रांस और जर्मनी और रूस में इसके प्रभावों का वर्णन करना है। क्या क्या प्रभाव देखने को मिला? तो पूंजीवादी का एक ही अर्थ होता है कि पूंजीवादी वह आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है, मतलब वही उसका मालिक होता है, तथा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ठीक है। इसमें बाजार की स्वतंत्रता, प्रतिस्पर्धा, निजी संपत्ति और व्यक्तित्ववादी विचार प्रमुख होते थे। पूंजीवादी का विकास का मतलब क्या है? कि पूंजीवादी का उदय मध्यकालीन सामंतवाद के पतन और व्यापार तथा उद्योग के विकास से हुआ था। पूंजीवादी का 15वीं-16वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजों, समुद्री व्यापार और उपनिवेशों की स्थापना ने पूंजीवादी को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवादी को मजबूत किया। मशीनों के उपयोग से उत्पादन बढ़ा और कारखाना क्या की गई? स्थापित की गई। इसके अलावा ब्रिटेन में पूंजीवाद का प्रभाव देखने को मिला, फ्रांस में पूंजीवाद का प्रभाव देखने को मिला, जर्मनी में पूंजीवाद का प्रभाव देखने को मिला, रूस में पूंजीवाद का प्रभाव देखने को मिला, और ये सब पूंजीवाद का प्रभाव अलग अलग तरीके से था सब जगह। ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न, नई सामाजिक संरचना। जो बुजुर्गा वर्ग था, सर्वहारा वर्ग था और किसान वर्ग का उदय, उनकी विशेषताओं का वर्णन करना है। देखिए, तो जो पूंजीवादी व्यवस्था था, विकास के साथ साथ समाज की पुरानी जो संरचना था उसमें भी परिवर्तन देखने को मिला और एक नई सामाजिक संरचना का जन्म हुआ। इसमें मुख्य रूप से 3 वर्ग उभरे: बुजुर्गा वर्ग, सर्वहारा वर्ग और किसान वर्ग। इन वर्गों की स्थिति, भूमिकाएं और हित अलग अलग थे। क्या क्या था समझते हैं। जो बुजुर्गा वर्ग था, यह पूंजीवाद के उदय के साथ साथ जन्म लिया। व्यापार, उद्योग, बैंकिंग और वाणिज्य विकास के साथ साथ नए संपन्न लोग इसमें उभरे, जिन्होंने पूंजी निवेश और कारखाने, व्यवसाय और व्यापार पर क्या किया? नियंत्रण किया। इसके अलावा इसकी कुछ विशेषताएं भी थी। पूंजी और स्वामी और उत्पादन के साधनों पर अधिकार रखते थे। ठीक, मतलब ये पूंजीवादी लोग थे। इसमें इस विशेषता। सर्वहारा में ऐसे लोग आते थे जो जिनकी संख्या बड़ी संख्या में थे। लोग रोजगार की तलाश में शहर आए और कारखानों में मजदूरी करने लगे। ये लोग क्या था? सर्वहारा वर्ग था, जिसमें कामगार वर्ग भी इसको कहते हैं या मजदूर वर्ग भी इसको कहा जाता है। किसान वर्ग में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पर काम करने वाले लोग किसान कहलाए और पूंजीवाद के प्रभाव से उनकी स्थिति में भी परिवर्तन आया। कई स्थानों पर किसानों की भूमि छीन ली गई, वे खेतिहार मजदूर बन गए थे और ये लोग सिर्फ और सिर्फ भूमि पर निर्भर थे। कृषि को मुख्य व्यवसाय मानने के अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, समाजवाद का अर्थ विकास, प्रमुख विचारधाराएं तथा उनके प्रभावों का वर्णन करना है। तो समाजवाद का अर्थ क्या है?
तो समाज एक ऐसी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया जाता है तथा उसका स्वामित्व राज्य या समाज के हाथ में होता है। इसका उद्देश्य शोषण रहित समानता मूलक और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है। इसमें मानव कल्याण को सबसे आगे माना जाता है। समाजवाद का विकास कैसे हुआ, इस विकास को भी यहाँ पर लिखा गया है। समाजवाद की प्रमुख विचारधाराएं को लिखा गया है, समाजवाद के प्रभावों को लिखा गया है और क्या निष्कर्ष है, निष्कर्ष को भी लिखा गया है। साम्राज्यवाद का कारण क्या है, विकास तथा इसके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करना है। तो साम्राज्यवाद का कारण क्या था, कारण को लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा साम्राज्यवाद का विकास कैसे हुआ, विकास को लिखा गया है, ठीक। इसका राजनीतिक प्रभाव क्या था, इस राजनीतिक प्रभाव को भी यहाँ पर लिखा गया है। आर्थिक प्रभाव क्या था, आर्थिक प्रभाव को भी लिखा गया है। साम्राज्यवाद के सामाजिक प्रभाव को भी इसमें लिखा गया है। रूसी क्रांति 1917 के कारण प्रकृति तथा उसके प्रभावों का विस्तार से वर्णन करना है। तो ये रूस की क्रांति का कारण क्या था, प्रकृति क्या था, इसको भी यहाँ पर लिखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या क्या था, ठीक है। विश्व पर इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा, इस प्रभावों को लिखने के लिए बोला गया है। इसके अलावा देखिए बार बार बोल रहे हैं, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। एक बार इसको आप पढ़ लीजिए, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। वर्साय संधि क्या था, इसकी प्रमुख शर्तों तथा उनके परिणामों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। वर्साय संधि के बारे में लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इस तरह कुल टोटल इसमें 15 क्वेश्चन थे जो सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका टू द सिलेबस और एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाया गया है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आप एक बार इसको पढ़िए और ट्रस्ट करके आप एग्जाम दे करके आइए, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर से बोल रहे हैं, यदि ये PDF आप किसी को चाहिए, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कीजिएगा, ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।